नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए अति संभावित 50 जो आपके क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उनकी जो सीरीज हमने शुरू की है उसका जो सेट नंबर 2 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। सेट नंबर इसके 1 में हमने 50 इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को कंप्लीट करवाया था वर्ड लाइनर्स के फॉर्म में। बाकी के 50 अन्य प्रश्नों को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो यह वीडियो आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रैक्टिस सेट के अलावा जो प्रैक्टिस सेट की क्लास में डेली आपको पहुंचा रहा हूं उसके अलावा भी आपको इस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज को फॉलो करते रहना है अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है जीके जीएस में। तो इन दोनों को आपको डेली बेसिस पे फॉलो करते रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी प्रश्न आपको वन लाइनर्स के फॉर्म में मिलेंगे। तो यूनेस्को के द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1989 में यूनेस्को ने सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सांची स्तूप आपको मिलेगा एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण करवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा जो है सांची स्तूप का जो है निर्माण करवाया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात हो रही है यहाँ पे यूनेस्को की। तो यूनेस्को के बारे में भी आइए बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को के बारे में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, यूनेस्को का पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और यूनेस्को के हेडक्वार्टर और यूनेस्को के प्रमुख कौन है, ये सारी चीज़ें आपको यूनेस्को के बारे में पता होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही जगह पर लिखी गई हैं। यूनेस्को का पूरा नाम आप जान लीजिए यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको हम बोलते हैं। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? ऑन्ड्रे अजोले जो है इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप एसएससी जीडी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान क्या कहलाता है? विहार कहलाता है। आप याद देखिएगा, बौद्ध भिक्षुओं का जो रहने का स्थान है वह क्या कहलाता है? विहार कहलाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसको कहा जाता है? तो AB ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। और O रक्त समूह वाले व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं? तो सार्वभौमिक दाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है, कौन सा सेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज प्राप्ति की मांग रखी गई थी? तो कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, इसमें कांग्रेस ने अपना जो लक्ष्य था पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो करी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? जो फेमस गोल गुंबद है यह आपको कहाँ पर मिलेगा? तो गोल गुंबद आपको मिलेगा कर्नाटक में, याद रखिएगा आप। सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है? तो सेब जो होता है आपका फल होता है, इससे संबंधित रोग कौन सा होता है? तो फायर ब्लाइट नामक जो रोग होता है ये मतलब सेब से, एप्पल से संबंधित होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी थी? कोशिका की खोज करी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का क्या नाम था? तो डेक्कन क्वीन था, याद रखिएगा। डेक्कन क्वीन जो था भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम था। तो आप इसे याद रखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था आपकी कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क, यह एक संस्था है जिसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन माना जाता है? तो महात्मा गांधी जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना के जो है प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, कौन? तो महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें भी आप याद कर लीजिए जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यंग इंडिया हो गई, हरिजन हो गई, नवजीवन हो गई, हिंद स्वराज,
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये कुछ पुस्तकें हैं महात्मा गांधी की जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये कुछ पुस्तकें हैं जो आप याद रख सकते हैं। पित्त जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त जो है यह स्रावित होता है यकृत के द्वारा, लिवर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। भारत में किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन। आप याद रखिएगा, भारत में लॉर्ड रिपन के द्वारा ही निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। रिपन से जो है कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी भी मैं आपको रिपन के बारे में बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो आइए रिपन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिपन का समय काल कब से कब तक था या कब से कब तक वायसराय रहता है? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 1880 से 84, 1880 से लेके 84 तक यह वायसराय रहता है लॉर्ड रिपन। इससे पहले वायसराय हुआ करता था लीटन। रिपन से पहले कौन वायसराय था? तो लीटन था। तो लीटन के कार्यकाल में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया गया था कि जो लीटन था, इससे पहले रिपन से पहले जो लीटन था, लीटन ने सिविल सेवा में प्रवेश की जो उम्र थी 21 वर्ष से घटाकर जो 19 वर्ष कर दी थी। तो इसी में बाद में बदलाव फिर किया जाता है जब रिपन वायसराय बनता है। तो रिपन क्या करता है? रिपन ने जो 21 वर्ष से उम्र घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी सिविल सेवा में प्रवेश की, उसको पुनः 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिपन ने जो है सिविल सेवा में प्रवेश संबंधित जो उम्र की सीमा थी उसको 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष दोबारा से कर दिया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी रिपन के द्वारा की जाती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा ही। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ना, यह किसके समय काल में लाया गया था? तो 1878 में। लीटन ही उस समय वायसराय हुआ करता था। लीटन जो था उस समय वायसराय था। तो लीटन के द्वारा ही 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जो आगे चलकर रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है जब रिपन वायसराय बनता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा रिपन के समय काल में ही 1881 से जो है नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। भारत में नियमित जनगणना की जो शुरुआत है रिपन के ही समय काल में होती है 1881 में। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम भी रिपन के समय काल में ही लाया गया था। तथा एक इम्पॉर्टेंट विधेयक इसी के समय काल में लाया गया था जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा था। उस विधेयक का क्या नाम था? तो उस विधेयक का नाम था इल्बर्ट विधेयक। इल्बर्ट विधेयक। यह जो इल्बर्ट विधेयक था यह 1883 में लाया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसका जो है इल्बर्ट विधेयक का अंग्रेजों ने जो है बहिष्कार किया था, विरोध किया था। तथा अंग्रेजों के द्वारा इल्बर्ट विधेयक को जो है श्वेत विद्रोह कहा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इल्बर्ट जो बिल था 1883 में यह रिपन के समय काल में ही लाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, रूर क्षेत्र किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक एरिया है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल एरिया है जर्मनी का, उसको हम बोलते हैं रूर एरिया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी जो है किस प्रकार का कर माना जाता है? तो जीएसटी आपका एक अप्रत्यक्ष, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि जो जीएसटी है यह कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता। नेत्र लेंस की जो अत्यधिक वक्रता या वक्रता टेढ़ापन किसका कारण बन सकती है? तो आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष का यह कारण बन सकती है नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा नेत्र आपका जो निकट दृष्टि दोष है इसमें होता क्या है? कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो पास की वस्तुएं होती हैं, पास की वस्तु यानी कि नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। पास की वस्तु, नज़दीक की वस्तु जो है इस दोष में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु जो दूर की वस्तुएं होती हैं, जो
अधिक अत्यधिक दूरी की वस्तुएं होती हैं वो अस्पष्ट यानी कि साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। जो व्यक्ति इस रोग से, इस दोष से पीड़ित होता है उसको जो है पास की वस्तुएं तो अच्छी यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं जो हैं उसको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इसमें होता क्या है, इस दोष से जो प्रभावित व्यक्ति होता है, जो भी इंसान निकट दृष्टि दोष से प्रभावित होता है, उसके आँख में मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बनता है। प्यार देखिएगा, जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से प्रभावित होता है उसमें जो है रेटिना पर प्रतिबिंब न बन के रेटिना से पहले जो है उसकी आँख में प्रतिबिंब बनता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अब निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस प्रकार का लेंस का हम उपयोग करते हैं, तो आप याद देखिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। अब नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉनकेव लेंस, सॉरी यहाँ पे लेंस होगा ना, तो कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का जो इस्तेमाल है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कॉनकेव लेंस यानी कि आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें होता क्या है, इस रोग में जो भी व्यक्ति प्रभावित होता है उसकी आंख पर जो है रेटिना पर प्रतिबिंब न बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000। आप याद देखिएगा, परम 8000 जो था यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसको CDAC पुणे के द्वारा बनाया गया था। CDAC जो कि पुणे की एक संस्थान है, इसी के द्वारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। मैं आपको देश बता दे रहा हूँ कि यह अमेरिका का है। अब उस सुपर कंप्यूटर का आपको नाम बताना है कि वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH2 होता है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था, A.O. ह्यूम के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 1885 में। नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है, तो 2 लगभग जो है pH मान होता है नींबू के रस का 2, तथा नींबू का रस जो होता है यह आपका अम्लीय होता है। क्या होता है, तो अम्लीय होता है आपका नींबू का रस। इसके बाद ब्रायोफाइटा किस वनस्पति से संबंधित है, तो आपका जो ब्रायोफाइटा होता है यह मार्केंसिया वनस्पति से संबंधित होता है। हुमायूंनामा के लेखक पूछे जा रहे हैं, कौन है, हुमायूंनामा के लेखक आपकी गुलबदन बेगम है। याद रखिएगा आप, गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूंनामा की जो है रचना करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, दक्षिण अमेरिका का एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप है, तथा दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है। आप याद देखिएगा, ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कहा जाता है। वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा। यह नेशनल पार्क काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपको बताना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलोर क्या है, तो यह आपकी जो बेंगलोर में आपको मिलेगा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह इसरो की जो है मार्केटिंग शाखा का नाम है। आप याद रखिएगा, इसरो की जो मार्केटिंग शाखा है बेंगलोर में उसको हम बोलते हैं एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसरो को हम क्या बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद। इसके बारे में संगठन, तो आप इसे याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको हम बोलते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो अटल टनल जो है आपकी अटल सुरंग जो है वर्तमान में भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कही जाती है। इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैंने आपको अभी बताया था, जो पहला प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करवाया था उसी में मैंने बताया था यूनेस्को का हेडक्वार्टर, तो पेरिस में आपको मिलेगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर। आप याद देखिएगा, लोकसभा स्पीकर ही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, ज्वाइंट सेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ज्वाइंट सेशन की जो अध्यक्षता है यह करी जाती है
लोकसभा स्पीकर के द्वारा। और ज्वाइंट सेशन संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, परंतु इसकी जो अध्यक्षता है वो करी जाती है किसके द्वारा? तो इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा करी जाती है। और किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत आपका बुलाया जाता है ज्वाइंट सेशन? तो आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 के तहत जो है आपका ज्वाइंट सेशन संयुक्त बैठक बुलाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो इब्न बतूता था यह कहाँ का मूल निवासी था? तो आप याद रखिएगा, इब्न बतूता यह जो है मोरक्को का रहने वाला था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसके द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया है जिसका नाम है रेहला। रेहला नामक जो यात्रा वृत्तांत है यह इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है यह प्रश्न। तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया हुआ था इब्न बतूता। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इब्न बतूता जो था यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न है, और जातक कथाएं किससे संबंधित? तो बौद्ध धर्म से संबंधित होती हैं आपकी जातक कथाएं। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य आपको मिलेगा कावेरी नदी जल विवाद। गीत गोविंद के लेखक आपके हैं जयदेव, इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन जो है किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष में आया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मार्च 1946, मार्च 1946 में जो है आपका जो कैबिनेट मिशन था यह भारत आया हुआ था। एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जैक्ट डेट आपकी हो जाएगी 24 मार्च। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली पहुंचा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसका दिल्ली पहुंचने का मेन उद्देश्य क्या था? भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना, इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार के गठन करने के लिए ही यह जो कैबिनेट मिशन था यह भारत आया हुआ था। तथा इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जिनके नाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 3 सदस्य कौन कौन थे? एक आपका पैथिक लॉरेंस हो गया, दूसरा आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गया और तीसरा आपका हो गया एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। आपको बताना है कि एकमात्र वह कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी? तो यहाँ पे बेलगाम, गांव नहीं होगा, बेलगाम हो जाएगा। बेलगाम जो अधिवेशन था 1924 का, यह एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता करी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे दिया गया है, प्लास्टिक में किसका उपयोग होता है? तो एथिलीन का उपयोग होता है प्लास्टिक में। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर और इनका मूल नाम था वर्धमान। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी आपकी प्रिटोरिया हो जाएगी। और हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इस इकाई को हम जीन कहते हैं। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा जोजिला टनल प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 10 प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, जो कि असम में है। यह सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित किया गया? तो उड़ीसा में किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ पर खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है। अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने थे जो रूट, जो कि इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं जो रूट। ये अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने थे। भारत के खिलाफ इन्होंने यह कारनामा किया था। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में जो है भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया। लास्ट के 5 प्रश्न आपके सामने हैं। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में किया गया है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, जिसको हम परागकण पार्क कहते हैं, यह कहाँ पर खोला गया है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में खोला गया है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर। आप याद देखिएगा, कृष्णा नदी पर जो है आपका
नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है उसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। तो आप याद रखिएगा, जो जलोढ़ मिट्टी है या भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कही जाती है। तो इस प्रकार से आपके 50 अन्य प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सी मिस्टेक है, यहाँ पे नंबरिंग की आप ध्यान मत दीजिएगा, नंबरिंग को बस प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। तो 50 अगेन हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।